हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुगूंज पर। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लेखक पंकज सुबीर की लिखी कहानी राम जाने। तो आइए सुनते हैं कहानी राम जाने। चेहरे भले ही अजनबी लग रहे हों, लेकिन हर चेहरे के पीछे कहीं कहीं से कुछ परिचित सा झांक रहा है। जैसे दीवारों पर लगे हुए रंग की पपड़ियों और दरारों के पीछे से झांकता है पुराना रंग, और उस झांक रहे रंग को देखकर आश्चर्य मिश्रित खुशी के साथ लौट जाते हैं हम स्मृतियों के गलियारे में। अरे, ये तो वही जाफरानी रंग है जो बड़की दीदी की शादी के समय करवाया था। कितना ढूंढा था, तब मिला था ये। कैसी तो जगमग कर रही थी दीवारें तब। शादी का सुनहरी चुन्नी बेस पहनकर इसी दीवार के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाई थी बड़की दीदी ने। कितनी अच्छी फोटो आई थी दीदी की। और फिर स्मृतियों के गलियारे में टहलते टहलते ही पलकें भीग जाती है। यादों का सफ़र अक्सर आंसुओं पर ही समाप्त होता है। क्यों बाबा, यहाँ पर एक सक्सेना जी रहते थे ना पहले, जहाँ कभी वो खुद रहती थी। उस घर की जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देखा तो मालती ने बढ़कर सड़क किनारे चाय की दुकान लगाकर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा। उसके घर से 2 घर छोड़कर रहते थे सक्सेना अंकल। वह घर अभी भी लगभग वैसा ही है। कौन समय की बात कर रही हो बिटिया? खौलती हुई चाय में करछुल घुमाते हुए वृद्ध ने पूछा। कौन सा समय? समय तो अच्छा ही था, पर था कौन सा? अरे हाँ, याद आया। तब सिलसिला फिल्म आई थी। तब जब सिलसिला फिल्म आई थी, मालती ने सुधियों के कोहरे में खड़े खड़े ही उत्तर दिया। हाँ। करछुल घुमाता वृद्ध का हाथ थम गया। वो आश्चर्य से मालती की ओर देखने लगा। मालती झेप कर सकपका गई। कोई 23-24 साल पहले की बात है बाबा, मालती ने संभलते हुए जवाब दिया। अरे बिटिया, कब की बात कर रही हो? आजकल तो 4-5 बरस में ही सब बदल जाता है। वृद्ध ने पुनः चाय में करछुल घुमाना प्रारंभ कर दिया। अब तो यहाँ बड़े बाबू रहते हैं। हाँ बाबा, सही कहा, मालती ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। एक अच्छी सी अदरक वाली चाय पिला दो बाबा। अभी लो बिटिया, कहते हुए वृद्ध ने अपने बैठने का स्टूल लाकर मालती के पास रख दिया। बैठ जाओ, कब तक खड़ी रहोगी? मालती स्टूल पर बैठकर आसपास के मकानों पर नजर डालने लगी। सचमुच कितना कुछ बदल गया है यहाँ। थोड़ा बहुत ही कुछ रह गया है उस समय का। बाहर से आई हो? वृद्ध के प्रश्न से मालती की तंद्रा टूटी। हाँ बाबा, ग्वालियर से आई हूँ। बहुत पहले रह चुकी हूँ यहाँ, मालती ने भीगे स्वर में उत्तर दिया। ये सक्सेना जी तुम्हारे पहचान के रहे होंगे, जिनका तुम पूछ रही थी। वृद्ध ने अपनेपन से चाय का गिलास थमाते हुए पूछा। हाँ बाबा, बहुत अपने वाले थे, कहकर मालती चाय पीने लगी। वृद्ध पुनः अपने काम में लग गया। सक्सेना अंकल जिस मकान में रहते थे वो आज भी वैसा ही है। हाँ, सामने जो कार रखने का गैराज था उसमें दुकान बन गई है। व्यावसायिकता ने घरों को भी नहीं छोड़ा है। पहले घर के सामने बरामदे, दालान, तुलसी चौरा, गैराज, लान होते थे। आजकल दुकानें होती है। ऊपर गोरी का मकान, नीचे पान की दुकान। सोचते ही हंसी आ गई मालती को। चाय वाले वृद्ध ने हाथ रोककर मालती को देखा और फिर मुस्कुराकर चाय बनाने लगा। चारों तरफ चहल पहल है, मगर कभी जो चहल पहल उसके लिए अपनेपन से भरी होती थी, आज वही चहल पहल सर्वथा अजनबी है। वही शहर है, मगर उस समय का कुछ भी नहीं है। कोई भी ठिठक कर नहीं देख रहा या पूछ रहा, अरे मालती, यहाँ कैसे बैठी हो? गली, मकान, रास्ते अगर पूछ सकते तो शायद पूछ ही लेते। अरे मालती, बड़े दिनों के बाद आई इधर, कहाँ रही इतने दिन? क्यों बड़े बाबू,
आप जिस घर में रहते हो उसमें पहले कोई सक्सेना जी रहते थे क्या? अचानक चाय वाले का स्वर सुनकर मालती ने उसकी ओर देखा। चाय वाले ने मालती की ओर पीट करके खड़े हुए एक व्यक्ति से यह प्रश्न पूछा था। हाँ, बहुत पहले की बात है। क्यों, क्या हो गया? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। ये बाई साहब पूछ रही थी। चाय वाले ने मालती की ओर इशारा करके उत्तर दिया। इशारे का अनुसरण करते हुए वह व्यक्ति मालती की ओर पलटा। व्यक्ति का चेहरा देखते ही मालती को कुछ परिचित सी झलक मिली और थोड़े से मानसिक प्रयास में ही सब स्मृत हो गया। अरे शर्मा अंकल आप, कहते हुए मालती ने उठकर उन बुजुर्ग सज्जन के पैर छू लिए। अरे अरे, कौन हो बेटी तुम? वृद्ध ने कुछ सकुचाते हुए मालती के सर पर हाथ रखते हुए पूछा। अंकल, मैं मालती हूँ, भार्गव जी की बेटी। मालती ने उत्तर दिया। यहाँ तो उसका यही परिचय है, भार्गव जी की बेटी मालती। यहाँ पर अगर ये परिचय देगी कि मैं दुबे जी की पत्नी हूँ तो कौन पहचानेगा? अरे, तुम मालती हो? मैं तो पहचान ही नहीं पाया बेटी। मालती ने देखा उन सज्जन का चेहरा अपनेपन से भीग गया है। शर्मा जी उसके पापा के ऑफिस में क्लर्क थे, काफी आना जाना था उसके घर। कब आई बेटी और कहाँ ठहरी हो? शर्मा जी ने अपनत्व भरे स्वर में पूछा। बस सुबह ही आई थी, यहाँ सरकारी काम से आई थी। काम तो हो गया, अब रेस्ट हाउस जा रही थी तो सोचा इधर से होती हुई चलूं। मालती ने उत्तर दिया। रेस्ट हाउस क्यों, तुम्हारा घर नहीं है क्या यहाँ? चलो घर चलो। कहते हुए शर्मा जी ने उसका बैग उठा लिया। मालती ने विरोध करना चाहा, मगर मालती होती तो विरोध करती। यहाँ तो वो मालती बिटिया हो गई है। उसने पर्स से 5 का नोट निकालकर चाय वाले की ओर बढ़ाया, मगर शर्मा जी की आंखों का इशारा पाकर उसने भी हाथ जोड़ दिए। रहने दो बिटिया, तुम तो यहाँ की बिटिया हो, तुमसे क्या लेना, हम बड़े बाबूजी से ले लेंगे। उस स्वर में इतना अपनापन था कि मालती कुछ भी बोल नहीं पाई। चलो बेटी, शर्मा जी का स्वर सुनकर मालती चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। घर के गेट पर पहुंचकर एक क्षण को ठिठक गई मालती। लगा अभी चीखती हुई निकलेगी सुनीता बाहर। आ गई आप? घड़ी देखी है? 3 बजे, 3 यही बज गए हैं। अब आ रही मैडम हिलती डुलती। कितनी बार कहा है, मुझे फिल्म की स्टार्टिंग छूटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो अंधेरे में टटोलते हुए अपनी सीट तक पहुंचो और फिर अड़ोस पड़ोस वाले से पूछो, भाई साहब कितनी निकल गई है फिल्म? इतना लंबा लेक्चर एक सांस में सुनकर उसकी बाह खींचती हुई ले जाएगी उसे। क्या हुआ बेटी? मालती को ठिठकते देखा तो शर्मा जी ने पूछा। कुछ नहीं अंकल, देख रही हूँ कितना कुछ बदल गया है, मालती ने बढ़ते हुए उत्तर दिया। अरे सुनती हो, देखो कौन आया है। घर में प्रवेश करते हुए बोले शर्मा जी। कुछ ही देर में उनकी पत्नी साड़ी का पल्लू संभालते हुए आ गई। मालती को देखकर पहचानने का प्रयास करती रही। मालती ने बढ़कर पैर छुए तो वे आंखों में प्रश्न चिन्ह लिए शर्मा जी की ओर देखने लगी। अरे ये मालती है, अपने शर्मा जी की बिटिया। शर्मा जी ने हंसते हुए कहा। अरे तू है बिटिया, राम जाने हम तो पहचान ही नहीं पाए। मालती को बाहों में समेटते हुए बोली वे। आंटी आपका राम जाने अभी छूटा नहीं, मालती ने हंसते हुए कहा। अब बुढ़ापे में क्या छूटेगा बेटी, तू अकेली आई है, शर्मा आंटी ने कहा। हाँ आंटी, सरकारी काम से आई थी, सुबह से वही थी। अब शाम को फुर्सत हुई तो सोचा चलकर पुरानी जगह देख लूं। बाहर अंकल जी मिल गए तो यहाँ खींच लाए, मालती ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा तो किया, चल चलकर मुंह हाथ धो ले, सुबह से काम में लगी है, राम जाने कुछ खाया भी है कि नहीं। मैं फटाफट कुछ बना लाती हूँ। कहते हुए शर्मा आंटी ने उसका बैग उठाया और अंदर चल पड़ी। यंत्र चली सी वो भी पीछे पीछे चल पड़ी।
शर्मा आंटी कमरे में उसका बैग रखकर बोली, बाथरूम उधर है। शर्मा आंटी के कहते ही मालती बोल पड़ी, मुझे पता है आंटी। शर्मा आंटी पहले तो कुछ उलझन में रही, फिर सर पर हाथ मारते हुए बोली, राम जाने, मैं तो भूल गई थी कि सक्सेना जी से तो तुम्हारा बड़ा भरोसा था। चल जल्दी मुंह हाथ धोकर झटपट आ जा, भूख लग रही होगी। कहती हुई शर्मा आंटी बाहर चली गई। यही तो है वो कमरा जहाँ सपनों के समान सुनहरे 10 साल उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली सुनीता के साथ धमा चौकड़ी करते हुए बिताए थे। दीवारें वही है मगर कमरे के अंदर का सामान बदल गया है। तू इस गाने को आखिर कितनी बार सुनेगी? स्मृतियों के कुआसे से सुनीता का स्वर गूंजा। 10 बार सुनूंगी। अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि गूंजी और स्मृतियों में गूंजने लगा गीत का मध्यम मध्यम स्वर। ये कहाँ आ गए हम, जो ही साथ चलते चलते। बंद कर दो मैडम, मेरे कान पक गए हैं। खट की आवाज के साथ टेप रिकॉर्ड बंद हुआ तो मालती चौंकी। देखा तो वो अकेली ही कमरे में है, कोई नहीं है। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा टेबल पर ढेर सारा नाश्ता रखा है, मठरी, बिस्किट, दाल मोठ, न जाने क्या क्या। आजा बेटी, उसे आते देखा तो हाथ में हलवे की कटोरियाँ लेकर आती हुई शर्मा आंटी बोली, अरे आंटी, इतना कुछ क्यों कर लिया? मालती की बात को बीच में ही काट कर शर्मा आंटी बोली, कुछ नहीं किया है, इतना तो राम जाने रखा ही था, मैंने तो बस हलवा बनाया है। मम्मी, इसे गाजर का हलवा पसंद है। इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि हर दूसरे रोज हमें भी जबरदस्ती खाना पड़ेगा। स्मृतियों में फिर सुनीता की आवाज गूंजी। मालती ने मुस्कुराकर शर्मा आंटी के हाथ से हलवे की कटोरी ले ली। शर्मा जी ने भी कटोरी लेने का प्रयास किया। हाथ को पीछे खींचते हुए बोली शर्मा आंटी, आप तो रहने दो, नमकीन मठरी खाओ ना, रखी तो है। मालती खिलखिलाकर हंस पड़ी। नाश्ते के दौरान शर्मा जी और उनकी पत्नी घर का कुशलक्षेम पूछते रहे। पापा ने अपने मातहतों को कभी मातहत नहीं समझा। शायद उसी का परिणाम है कि उसे आज इतना प्रेम और स्नेह मिल रहा है। अच्छे कर्म फूलों के बीज होते हैं, जिन्हें बोकर भूलना होता है। समय आने पर ये अपने आप ही सुगंध देने लगते हैं। पापा इसलिए हमेशा कहते हैं, बेटा, कुर्सी और पद स्थायी चीज नहीं है, बस ये कभी मत भूलना। नाश्ते के बाद शर्मा आंटी रात के खाने के लिए उसकी पसंद की सब्जी वगैरह पूछकर बाजार चली गई। मालती शर्मा जी से बातें करते रही। अपनी सारी सहेलियों के बारे में पूछ लिया उसने। सहेलियों के नाम से तो नहीं, हाँ, उनके पिताओं के बारे में बताने पर शर्मा जी चीन लेते थे। अच्छा, निगम साहब की बिटिया की पूछ रही हो? वो तो अमेरिका में है। पता ये चला कि उसकी कोई भी सहेली अब यहाँ नहीं है। सारी चिड़ियाएँ उड़ चुकी हैं। बहुत अजीब लगा उसे। एक सूनापन सा लगा। अब यहाँ कोई नहीं है उसका। जब सरकारी काम से यहाँ आने का आदेश मिला था, तब कितना खुश थी वो। अपने शहर को, अपने लोगों को फिर से देखने की कितनी उत्सुकता थी। मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। समय ने सारे चेहरे बदल डाले हैं। सुनीता के बारे में ये तो पता था कि वो कोलकाता में है, मगर अंकल आंटी भी यहाँ से चले गए हैं, ये उसे पता नहीं था। बातों ही बातों में उसने शर्मा जी को बता दिया था कि वो डिप्टी कलेक्टर हो गई है। उसने देखा था कि यह सुनकर शर्मा जी के चेहरे के भाव ऐसे हो गए थे मानो उनकी खुद की बेटी डिप्टी कलेक्टर हो गई हो। राम जाने ये सब्जी वाले इतनी किचकिच करे हैं कि अच्छे खासे आदमी को पागल कर दे। सब्जी और दूसरे सामान के झोलों से लदी पदी शर्मा आंटी ने घर में घुसते हुए कहा, यही बात आज सब्जी वाला भी अपनी घरवाली से जाकर कहेगा। हंसते हुए कहा शर्मा जी ने, तुम्हारी ठिठोली करने की आदत नहीं गई। चल बेटी, जरा हाथ बटा मेरा चल के।
शर्मा आंटी ने कहा। अरे उसे कहाँ परेशान कर रही हो, पता है डिप्टी कलेक्टर हो गई है ये, उसे कहाँ आता होगा ये सब। शर्मा जी ने झिड़की वाले स्वर में कहा। डिप्टी क्या पूरी कलेक्टर भी हो जाए तो होती रहे, मुझे क्या मतलब, मेरे लिए तो वही रहेगी जो पहले थी। शर्मा आंटी ने झिड़की का जवाब झिड़की से दिया। मालती उठकर शर्मा आंटी के साथ चल दी। रसोई घर में खाना बनाते दुनिया जहान की चर्चा होती रही दोनों के बीच। और उसी दौरान मालती ने शर्मा आंटी से उनकी इकलौती बेटी सुरेखा के बारे में पूछ लिया। आंटी, मैंने सुरेखा के बारे में अंकल से पूछा तो उन्होंने बात पलट दी। सुरेखा ठीक तो है ना? आलू काटते शर्मा आंटी के हाथ रुक गए थे, फिर बोली, भाग गई थी किसी के साथ। जब उसने धोखा दिया तो पंखे से लटक कर मर गई। शर्मा आंटी का स्वर इतना सपाट और शुष्क था कि सिहर गई थी मालती। कुछ देर चुप्पी रही थी, फिर शर्मा आंटी ही बोली थी, अब तो हम उसको भूल भी चुके हैं बेटी। दोनों डोकरे डुकरिया एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। हम दोनों ने अपने सुख दुख एक दूसरे तक ही सीमित रख लिए हैं। मालती चुपचाप नीचे मुंह करके धनिया साफ करती रही। कुछ कहने का साहस ही नहीं हो रहा था। अचानक कंधे पर शर्मा आंटी के हाथ का स्पर्श पाकर ऊपर देखा तो शर्मा आंटी की आंखें भरी हुई थी। पर सच कहूँ बेटी, राम जाने आज तुझे देखकर बड़ी ठंडक मिली, लगा अपनी सुरेखा ही आ गई है। शर्मा आंटी भरे गले से बोली। आ क्या गई है, राम जाने हुई, मालती ने मुस्कुराते हुए कहा। राम जाने सुनकर शर्मा आंटी भरी आंखों में भी ठठाकर हंस पड़ी और पल्लू से आंखें पोंछने लगी। रात को तीनों एक साथ खाना खाने बैठे। खाने के दौरान भी बातों का दौर चलता रहा। खाने से निपटकर मालती शर्मा आंटी के साथ रसोई का काम निपटाती रही। सारा काम सिमटा तो शर्मा आंटी बोली, बेटी तू तब तक अपन तीनों के लिए काफ़ी बना ले जब तक मैं पिछवाड़े के दरवाजे बंद कर आऊँ। तेरे अंकल की और मेरी आदत है रात के खाने के बाद सामने के बरामदे में बैठकर कॉफ़ी पीने की। आज तू भी है तो और अच्छा लगेगा। कहती हुई वे चली गई। देर रात तक तीनों बरामदे में बैठे बातें करते रहे। रात जब मालती सोने के लिए कमरे में पहुंची तो उसे कुछ विचित्र सी अनुभूति हो रही थी। किसी को अचानक पहुंचकर सुख देने की अनुभूति। उसी पुराने कमरे में बैठी तो लगा मानो समय बीच के 23 वर्षों के अंतराल को काटता हुआ वही पहुंच गया है जहाँ पर सोने जैसे दिन और चांदी की रातें थी। उसकी ज़्यादातर रातें सुनीता के साथ यही गुजरती थी। विशेषकर परीक्षाओं के समय तो रातें सुनीता के साथ यही गुजरती थी। उसके अपने घर में 5 भाई बहनों से भरे पूरे परिवार के कारण एकांत मिलना थोड़ा मुश्किल था। सुनीता के यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। भाई बेंगलोर में पढ़ रहा था। सुनीता और उसके मम्मी पापा यहाँ रहते थे। मालती की एकांत प्रियता के लिए सर्वथा उपयुक्त था ये कमरा। मोहब्बत आज प्यासी है, बड़ी गहरी उदासी है। मालती की आंखें बंद करते ही अतीत में मध्यम सा गीत गूंज उठा। क्या बात है मैडम, बड़े दर्दीले गीत सुने जा रहे हैं, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं हो गया? सुनीता का स्वर आया। अपने जैसा सबको मत समझा कर तू, समझी? मालती का स्वर गूंजा। अच्छा, मेरा क्या चक्कर चल रहा है? गुस्साया हुआ सुनीता का स्वर आया। तो फिर तुझे कैसे पता चला कि चक्कर चलने पर दर्दीले गीत सुने जाते हैं? मालती की आवाज़ आई। फिल्मों में नहीं देखते क्या? सुनीता का स्वर सुनाई दिया। अच्छा बाबा ठीक है, अब तू अपना टेप रिकॉर्ड बंद करे तो मैं ये टेप रिकॉर्ड सुन लूँ, मालती ने कहा। कौन मना कर रहा है सुनने को, पर ढंग का तो सुन। ये 1 घंटे से तू नीले आसमां को सुला रही है। स्मृतियों के धुंधलके में फिर सुनीता का स्वर गूंजा। मालती को लगा कि वर्षों पहले की ये आवाज़ें आज सुधियों के पर्वतों से टकराकर प्रतिध्वनित होकर वापस आ रही हैं
और यूं लग रहा है मानो ये सब आज ही हो रहा है। हर एक पल बीत जाने की नियति लेकर आया है। जो बीत जाता है वो सुधियों के कोस में संचित हो जाता है, जहाँ हम उसे महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसे फिर से जी नहीं सकते। यहाँ भी वो ऐसे ही पलों को समेटने आई थी। यहाँ सुधियों का तो कोई साथी नहीं मिला। हाँ, शर्मा आंटी और अंकल ज़रूर मिल गए। अपने विगत को विसर्जित कर केवल आगत को लेकर जी रहे, टूट चुके मगर फिर भी बिखरे नहीं युगल। सुधियों के मरुस्थल में भटकते हुए कब आंख लग गई कुछ पता ही नहीं चला। सुबह नहा धोकर अपना सामान लिए जब नीचे आई तो शर्मा अंकल और आंटी चाय पीते मिले। आजा बेटी, पर ये सामान क्यों ले आई? शर्मा आंटी ने उसे देखते ही कहा। जाना है आंटी, कल का एक कार्यक्रम है, उसकी तैयारियां भी देखनी है, मालती ने उत्तर दिया। शर्मा आंटी का चेहरा कुछ फीका पड़ गया, फिर संभलते हुए बोली, तू अपने अंकल के साथ बैठकर चाय पी, तब तक मैं तेरे रास्ते की व्यवस्था करके आती हूँ। कहकर उठ के अंदर चली गई। कुछ देर बाद एक प्लेट में पराठे और दही लिए आई और रख कर बोली, ये फटाफट खा ले, मैं रास्ते के लिए भी रख देती हूँ। अरे रास्ते का रहने दो आंटी, मालती ने कहा, किंतु शर्मा आंटी का झिड़की भरा स्वर आया। क्यों रहने दो, राम जाने घर कब पहुंचेगी, चुपचाप खा ले, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में एक टिफिन और पानी का बोतल लाकर टेबल पर रख दी शर्मा आंटी ने। मालती ने फिर कहा, अरे आंटी, ये टिफिन में क्यों रख दिया, वापस कैसे भेजूंगी इसे? अपनी कलेक्टरी दिखा रही है मुझे, शर्मा आंटी कुछ तेज स्वर में बोली। मालती ने देखा उनकी आंखें डबडबा गई हैं। अरे नहीं आंटी, कहती हुई मालती उठी और शर्मा आंटी को बाहों में भर लिया। अपनी पीठ पर गर्म आंसुओं की नमी और कांपते हुए हाथों की छुअन का एहसास हुआ उसे। अच्छा चलती हूँ, शर्मा आंटी के हाथों को स्नेह से दबाते हुए कहा मालती ने। चलती हूँ क्या मतलब? हम दोनों चलेंगे तुझे बस स्टैंड तक छोड़ने, शर्मा आंटी ने पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा। इस बार मालती ने कोई विरोध नहीं किया। मालती को बस में बिठाकर दोनों पति पत्नी खिड़की के पास खड़े हो गए। धीरे धीरे बस बढ़ी और बढ़ती चली गई। दूर धुंधल के दो साए हाथ हिलाते धीरे धीरे अदृश्य हो रहे थे। उसी बिंदु पर दृष्टि जमाए मालती सोच रही थी, क्या सोचकर यहाँ आई थी कि स्मृतियों की धूल में से कुछ सुनहरे पत्थर तलाश करेगी, मगर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। सुधियों के शहर से कुछ और स्मृतियाँ आंचल में बांध कर ले जा रही है। समय के श्राप से पत्थर बन चुकी ऐसी दो जिंदगियों की स्मृतियाँ जो पत्थर बनकर भी फूलों की तरह महक रही हैं। इनका उद्धार करने कोई राम आता है या नहीं, राम जाने। धन्यवाद श्रोताओं, तो ये थी कहानी राम जाने। कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।